प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य एक ऐसा अनुशासन है जो पिछले कुछ वर्षों से निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। समाज कार्य से जुड़े हुए विद्यार्थी, जिन्हें हम सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, वे समाज में जाकर संस्थाओं में, विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में प्राप्त शिक्षा के या ज्ञान के आधार पर समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सतत प्रयास करते हैं। इसलिए उनकी अपनी एक भूमिका है जिसे हम उनका प्रकार्य कहते हैं, और प्रकार्य के साथ जुड़ा हुआ जो उनका कार्य है उसे हम भूमिका कहते हैं। तो प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता प्रकार्य के साथ भूमिका से जुड़ा हुआ है, और जब वह भूमिका और प्रकार्य से जुड़कर कार्य करता है तो उसके पीछे कोई न कोई सिद्धांत होता है, कोई न कोई मूल्य होता है। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों की चर्चा आज हम करेंगे। सामाजिक कार्य में मूल सिद्धांत और मूल्य क्या हैं। तो जो आज हमारा विषय है वो है सामाजिक कार्य के मूल्य और सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सामाजिक कार्य के जो मौलिक मूल्य हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, उन पर चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें हम सिद्धांत कहते हैं, उसकी भी आज चर्चा करेंगे। तो जब हम सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका के संदर्भ में बात करते हैं तो समाज कार्यकर्ता मानव समाज के अंतर्गत कार्य करता है। मानव समाज में अपनी अलग व्यवस्था और मूल्य होते हैं। इन मूल्यों में भी विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसके कारण अलग अलग समाजों में अलग अलग मूल्य दृष्टिगत होते हैं। समाज कार्य को इसी परिवेश में कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज कार्य व्यवसाय के अपने विशिष्ट एवं सार्वभौमिक मूल्य हों, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक देश और काल में सही ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। तो जब हम सामाजिक मूल्य और सिद्धांत की बात करते हैं तो सामाजिक मूल्य हर समाज के अपने अपने अलग अलग होते हैं। इसलिए हम कहते हैं मूल्यों में विविधता है। मूल्य वे मानदंड हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति ने मूल्यों के विपरीत आचरण किया, और कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति ने मूल्यों के अनुकूल आचरण किया। तो जो अनुकूल आचरण करेंगे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में उस व्यक्ति का सम्मान भी अधिक होगा, और जो मूल्यों के विपरीत आचरण करते हैं समाज में उसकी निंदा भी होती है। समाज में लोग उस पर उंगली भी उठाते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जब समाज में कार्य करता है तो एक विशेष प्रकार का सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, और उसी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मूल्यों का निर्माण होता है। उन मूल्यों के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना होता है। और यही बात हम सामाजिक कार्यकर्ता के संदर्भ में बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता भी जब समाज में कार्य करता है तो उन मूल्यों के आधार पर उसे कार्य करना है, तभी उसका सम्मान होगा, तभी समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी, और समाज में वह सही परिप्रेक्ष्य में अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकेगा। समाज कार्यकर्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज कार्य के विशिष्ट प्रारूप और सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अपनी भूमिकाओं का सही परिप्रेक्ष्य में निर्वहन कर सकता है, तथा समाज के लिए उपचारात्मक, सुधारात्मक, निरोधात्मक एवं विकासात्मक कार्यों को संपादित कर सकता है। समाज कार्य एक व्यापक अवधारणा है और व्यवसाय के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। इसमें या जिसमें दूसरों की सहायता करना सम्मिलित है। समय के साथ साथ समाज कार्य में विशिष्ट व्यावसायिक मूल्यों, तकनीकों एवं कार्य प्रणालियों का विकास होता गया है, जिससे समाज कार्य को वर्तमान में एक ऐसे सशक्त व्यवसाय का स्वरूप प्राप्त हो गया है जिसके अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भलाई को बढ़ावा देना प्रमुख कार्य है। तो जब हम बात करते हैं मूल्यों की तो बहुत सारे मूल्य हैं। उपचार से संबंधित है, सुधार से संबंधित है, निरोध से संबंधित है और विकास से संबंधित है। क्योंकि समाज कार्यकर्ता जो समाज में कार्य करता है उसके सामने वे लोग जो समस्या से ग्रसित हैं वे अपनी समस्याओं को बताते हैं,
उन समस्याओं का उपचार समाज कार्यकर्ता को करना है, तो वह उपचारात्मक कार्य हो गया। इसी तरह से कई बार हम सुधार को भी इससे जोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुधार के मार्ग पर आगे बढ़े, अपने हितों की पूर्ति करे, तो वह जो कार्य होगा वो सुधारात्मक कार्य होगा। और कई बार समस्याओं के पीछे अनेक कारण होते हैं। उन अनेक कारणों को अगर हम दूर कर दें तो ये निरोधात्मक प्रयास हो जाएंगे, यानी समस्या होगी भी नहीं। जैसे हम कहते हैं भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण हम कहते हैं यहाँ पर बाल विवाह है। तो अगर हम रोकना चाहें, निरोधात्मक उपाय करना चाहें, तो बाल विवाह को रोकने का प्रयास करें। या हम यह कहें कि पुत्र की महत्ता जनसंख्या वृद्धि का एक और कारण है, तो हम कहें पुत्र की महत्ता के संबंध में जो सोच है, जो मानसिकता है, उसे बदलने की आवश्यकता है। तो यह सब प्रयास जो होंगे वह निरोधात्मक प्रयास होंगे। और हम ये चाहें कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, वो विकास के पथ पर आगे बढ़े, उसके अपने निश्चित लक्ष्यों की सुगमता से प्राप्ति हो सके, इसके लिए जो प्रयास हम करते हैं वो विकासात्मक। तो उपचारात्मक, सुधारात्मक, निरोधात्मक और विकासात्मक, ये सारे कार्य सामाजिक कार्यकर्ता को समाज में करना होता है, और इसी से संबंधित मूल्यों का भी विकास हुआ है। इसके लिए समाज कार्यकर्ता के द्वारा समाज कार्य के विशिष्ट यंत्रों, प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अपनी विविधतापूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए सामाजिक संबंधों के उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करते हैं। वही समाज में वांछित एवं अभिष्ट परिवर्तन लाने के लिए भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में समाज कार्य के मूल्यों को लेकर कार्यकर्ताओं में द्विविधा की स्थिति पाई जाती है। इसलिए समाज कार्य के मौलिक मूल्यों की जानकारी प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य है। इन मूल्यों से ही कार्यकर्ता समाज कार्य के यंत्रों एवं प्रविधियों का उपयोग करते हुए अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो जब कोई विषय विकसित होता है तो उस विषय के विकास के साथ साथ शोध करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, और शोध की प्रवृत्ति जब विकसित होती है तो कई अलग अलग प्रविधियां भी विकसित हो जाती हैं। उन प्रविधियों के माध्यम से ही हम शोध कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो सामाजिक कार्य के अंतर्गत भी ऐसी अनेक प्रविधियां और ऐसे अनेक यंत्रों का विकास हुआ है, जिसके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता का कौशल बढ़ा है, स्किल डेवलप हुआ है, और उसी स्किल के आधार पर, उसी कौशल के आधार पर वह समाज में उस तरह का कार्य करता है जिससे कि समाज का विकास हो सके, जिससे समाज में व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके और समाज में लोगों के कल्याण के लिए भी वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। इसलिए उन सारी प्रविधियों का ज्ञान, उन सारे यंत्रों के बारे में जानकारी अगर सामाजिक कार्यकर्ता को होगी तो वह सुगमता से समाज में कार्य कर सकता है, अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। सामाजिक कार्य की जब हम बात करते हैं तो कुछ उसके बेसिक वैल्यूज़ हैं, और उन्हीं वैल्यूज़ की बात करें तो समाज कार्य के जो मौलिक मूल्य हैं, प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के स्वच्छंद व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी रूप में मूल्यों का विकास करता है। समाज में मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यह मूल्य समाज के सदस्यों द्वारा ही स्थापित एवं क्रियान्वित होते हैं। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्यों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। मुखर्जी कहते हैं कि मूल्यों के बारे में जब तक कोई सार्वभौम सिद्धांत विकसित नहीं किया जाता, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि मूल्य वे सामाजिक मान या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों एवं विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। राधा कमल मुखर्जी जो भारत के प्रमुख समाज वैज्ञानिक हुए, उन्होंने मूल्यों पर बहुत कार्य किया, और उन्होंने द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़ के संदर्भ में जो पुस्तकें लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि हर समाज के अपने मूल्य होते हैं, क्योंकि मूल्य का जो आधार है विकास का, वो समाज और संस्कृति है। जिस समाज में व्यक्ति का जन्म होता है, उस समाज में चारों ओर का सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण में
वो अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। और अगर हम उस व्यक्ति को समाज में स्वच्छंद तरीके से अपने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें तो समाज समाज नहीं रहेगा। समाज कुश्ती का अखाड़ा बन जाएगा, समाज संघर्ष का मैदान बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर अंकुश आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है, और यह नियंत्रण सामाजिक मूल्यों के द्वारा हो सकता है। इसलिए हर समाज अपने समाज के सदस्यों के स्वच्छंद व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए या नियंत्रण के लिए इन सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है। और जब व्यक्ति क्रिया करता है तो मूल्यों के साथ उसको देखा जाता है कि मूल्यों के अनुकूल है या मूल्यों के विपरीत है। अगर मूल्यों के अनुकूल है तो हम कहेंगे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में उसके आचरण को सराहा जाएगा, समाज में उसके कार्य और भूमिका के संदर्भ में सम्मानजनक बात कही जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति समाज में मूल्यों के अनुकूल विपरीत आचरण करेगा, अनुकूल न करके प्रतिकूल आचरण करेगा, तो समाज में उसकी निंदा होगी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी कम होगी। इसलिए मूल्य वे सामाजिक मानदंड हैं या आदर्श हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की भूमिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। जब हम सामाजिक मूल्य की परिभाषा की बात करते हैं तो राधा कमल मुखर्जी की दोनों पुस्तकों में डायमेंशंस ऑफ सोशल वैल्यूज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज में वो कहते हैं कि सामाजिक मूल्य के अर्थ को समझने के लिए उसकी परिभाषा से ये और स्पष्ट हो सकता है कि विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर मूल्य को समझाने के लिए अपनी तरह से परिभाषित किया है। उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य के संदर्भ में विचार को अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में दिया है। वे कहते हैं कि मूल्य एक जटिल संपूर्णता है, चेतना, प्राणी शास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है। इसमें मुखर्जी कहते हैं मूल्य हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व व्यवस्था को प्रभावित करता है, यानी जो कुछ हमारे कार्य और हमारी सोच है वो मूल्यों के साथ ही जुड़ी हुई है। इसलिए समाजीकरण के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सिखाया जाता है कि मूल्यों को किस तरह से आत्मसात करना है और समय आने पर मूल्यों के अनुकूल किस प्रकार से आचरण करना है। साथ ही मूल्य हमारे प्राणी शास्त्रीय सामाजिक जीवन के आदर्श के रूप में कार्य करते हुए संपूर्ण जीवन को दिशा निर्देशित करने का कार्य करते हैं। मूल्यों की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए मुखर्जी कहते हैं कि मूल्य सामाजिक मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं उद्देश्य हैं जिनका कि सीखने समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आंतरिकरण हो जाता है और जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान, मानदंड और आकांक्षाएं बन जाती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और व्यक्तियों को कार्य करने के लिए एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। यानी व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि हमारे समाज के ये मूल्य हैं और इन्हीं समाज द्वारा निर्धारित, समाज द्वारा निर्देशित, समाज द्वारा बनाए गए मूल्यों को व्यक्ति सीखेगा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। और जब वो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है तो उसे सिर्फ सीखने के लिए ही प्रेरित नहीं किया जाता, बल्कि उसे यह कहा जाता है कि सीखे हुए व्यवहार को अपने हृदय में बिठाएं, जिसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं, आंतरिकरण कहते हैं। और आंतरिकरण का तात्पर्य समय आने पर उसके जैसा ही उसे व्यवहार भी करना है। इसी तरह से मैक्स वेबर मूल्य के संबंध में उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो मुखर्जी ने कहा है। वे कहते हैं कि मूल्य वह आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य संघर्ष करता है। डोरोथी ली के अनुसार मानवीय मूल्यों में किसी एक मूल्य या मूल्यों की एक पद्धति से मेरा अभिप्राय है वह आधार जिस पर एक व्यक्ति किसी एक मार्ग को किसी दूसरे मार्ग की अपेक्षा अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित समझते हुए ग्रहण करता है। हम मानवीय मूल्यों के विषय में केवल व्यवहार द्वारा ही जान सकते हैं। तो जब सिखाया जाता है तो उसे राइट और रॉन्ग, सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाया जाता है कि यह अगर व्यवहार होगा तो यह गलत व्यवहार होगा और यह व्यवहार होगा तो यह अच्छा व्यवहार होगा। इसलिए अच्छे व्यवहार को ही आत्मसात करना है। तो जब व्यक्ति सीखता है और जब उसी सीखे हुए व्यवहार के अनुकूल आचरण करता है तो हम
मूल्यांकन करते हैं कि व्यक्ति ने जो सीखा है उसके अनुकूल आचरण किया है या उसके प्रतिकूल आचरण किया है। ये सारी परिभाषाएं चाहे मैक्स वेबर की हों चाहे राधा कमल मुखर्जी की हों, इन परिभाषाओं में कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले कि ये सब जगह पाया जाता है, यानी मूल्यों का विकास सभी समाजों में है। और जब हम कहते हैं सभी स्थानों पर सभी समाजों में पाया जाता है तो उसे सार्वभौमिकता कहते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि ये सार्वभौमिक होते हैं, सभी समाजों में पाए जाते हैं। गतिशीलता, ये निरंतर बदलते रहते हैं, समय के साथ साथ, आवश्यकता के साथ साथ, कालों के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें मोबिलिटी भी है। सामाजिक मूल्य सामाजिक प्रतिमान है, समाज द्वारा निर्धारित किया गया पैटर्न है और उसी के अनुकूल इसका विकास होता है। मूल्य सामूहिक होते हैं, और जब कहते हैं सामूहिक होते हैं तो मूल्य का विकास कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, समाज के अधिकांश लोगों की चिंतन की एक क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में मूल्यों का निर्माण होता। इसलिए मूल्यों के पीछे सामूहिक भावना होती है और सामूहिक भावना के आगे व्यक्ति की भावना गौण है। इसलिए व्यक्ति सामूहिक भावना के आगे नतमस्तक होता है और उसी के अनुकूल आचरण करता है जिसके पीछे सामूहिक अभिमति है। और इसके साथ मूल्यों में एक मतता पाई जाती है, कंसेंसस। समाज में जब मूल्य बनते हैं तो उसके पीछे एक विचारधारा पनपती है कि ये हमारे समाज के मूल्य हैं, चाहे वो एक्स व्यक्ति हो चाहे वाई, वो कहे ये हमारे समाज के मूल्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उन्हीं मूल्यों के अनुकूल आचरण करना होता है। उसके बाद मूल्यों के पीछे भावनाएं भी होती हैं, ये हमारे समाज के मूल्य, ये जो फीलिंग है ये एक प्रकार का इमोशन है कि अगर हमारे मूल्यों के विपरीत कहीं कोई आचरण हम देखते हैं हम तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं, ये भावना को परिलक्षित करता है। इसी तरह सामाजिक मूल्यों में विविधता पाई जाती है। अलग अलग समाजों में चूंकि संस्कृति अलग अलग है, समाज में आवश्यकताएं अलग अलग हैं, समाज में उन आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग अलग अलग हैं, इसलिए मूल्य भी अलग अलग होते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो। इसके लिए मूल्य उसमें उसको सहायता देता है जिससे कि वो अपना कल्याण कर सके। इसलिए मूल्यों में सामूहिक कल्याण की भावना भी निहित होती है। तो सामाजिक कार्य मूल्य मुख्य 5 से अधिक हैं जो ईमानदारी से व्यक्तिगत गरिमा से लेकर मानवीय संबंधों तक, सामाजिक न्याय के लिए दयालु सेवा तब तक कुछ शामिल करते हैं, तब सब कुछ शामिल करते हैं, यानी इसमें सब कुछ हम शामिल कर लेते हैं जिससे कि समाज में रहने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से कर सके। ये मुख्य मूल्य सामाजिक कार्य गतिविधियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के लिए अंतर्निहित है। ये मुख्य कोड कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए वे सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की नैतिक नींव स्थापित करते हैं और वे पेशेवर मानकों को निर्धारित करने और सामाजिक कार्य प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं। ये कोड सामाजिक श्रमिकों को पेशेवर दायित्वों और रुचि के कानून संघर्षों की पहचान करने में मदद करते हैं। कोड सार्वजनिक मानक हैं जिनका उपयोग जनता सामाजिक कार्यकर्ताओं को जवाबदेह बनाने के लिए कर सकती है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वहाँ पर वो श्रमिक के रूप में है, तो उस कारखाने में कार्य करते समय उसके साथ कुछ मूल्य जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जब कोई एक चिकित्सक अस्पताल में सेवाएं देता है तो वहाँ पर उसके निश्चित मूल्य हैं। जब कोई व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देता है तो वहाँ पर उसके अपने कुछ मूल्य हैं, और जब वो मूल्यों के अनुकूल आचरण करता है तभी समाज उसके कार्यों का मूल्यांकन करता है कि इस व्यक्ति ने फैक्ट्री में या अस्पताल में या शिक्षण संस्था में जो कार्य किया है वो कार्य सही है या गलत है। निम्नलिखित 6 मुख्य मूल्यों की एक रूपरेखा है जिस पर आचार संहिता आधारित है और संबंधित व्यापक नैतिक सिद्धांतों को सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने काम में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना चाहिए। यह 6 कोड ऑफ एथिक्स से पैराफ्रेस्ड हैं। सामाजिक कार्य पेशे के 6 मुख्य मूल्य हैं
जिनमें सबसे पहला है सेवा यानी सर्विस। उसे समाज के लिए सेवा देनी है, उन लोगों के लिए सेवा देनी है जिनको आवश्यकता है। तो सेवा देने वाला वह व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता है, और जो सेवा की इच्छा रखता है वो सेवार्थी है। तो सेवार्थी और सेवा देने वाला, इन दोनों के बीच संबंध है, और संबंधों के बीच मूल्य है। इसके साथ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। कई बार समाज में व्यक्ति को उचित न्याय नहीं मिलता। जैसे हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, बच्चे, महिलाएं, ये वे लोग हैं जिन्हें कई बार समाज में उचित न्याय की आकांक्षा होती है, लेकिन उचित न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे उचित न्याय के मार्ग में इन लोगों की अपनी भूमिका भी है, जो समाज में सोशल जस्टिस के नाम पर उन लोगों को न्याय दिलाने में अपनी सेवा दे सकते हैं। फिर व्यक्ति की गरिमा और मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति समाज में जब रहता है तो उसकी अपनी एक गरिमा है, उसके अपने एक मूल्य हैं। उसकी गरिमा को बिना चोट पहुंचाए और मूल्यों के विपरीत आचरण न करते हुए लोगों को सेवा देनी है। यही सोच सामाजिक कार्यकर्ता में होनी चाहिए। और साथ में मानवीय रिश्तों का महत्व। संबंध बहुत आवश्यक है, और समाज की नींव ही सामाजिक संबंध है। तो जब व्यक्ति और व्यक्ति आपस में एक दूसरे से सेवा कार्य और सेवार्थी के रूप में जुड़ते हैं, तो उनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। उन सामाजिक संबंधों को भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन कई बार हम यह भी कहते हैं कि जो सेवा करने वाला व्यक्ति है वो इमोशनल न हो जाए, भावनात्मक संबंधों में न बह जाए, इसकी भी उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जैसे एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन की टेबल पर अपने बच्चे या अपने पत्नी को देखता है तो वहाँ इमोशनल फीलिंग्स डेवलप नहीं करे वो। अगर वहाँ पर इमोशनल या भावात्मक संबंध या सोच विकसित करेगा तो अपनी भूमिका को सही तरह से नहीं निभा पाएगा। इसलिए उस संबंधों को ध्यान में रखना है, लेकिन उस संबंधों के साथ जुड़ना नहीं है। फिर अखंडता व क्षमता। हमको यह भी देखना है कि किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है, यानी उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। हम बहुत चीज़ें उस पर थोपना चाहें न थोपें, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितना ग्रास्प करने की, कितना उसमें ग्रहण करने की क्षमता है। उसी क्षमता के आधार पर हमको अपनी सेवाएं देनी हैं। जब हम सेवा की बात करते हैं तो नैतिक सिद्धांत जरूरतमंद लोगों की सेवा करें और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए काम करें। तो मूल जो सेवा का काम है वो यही कि समस्या के निराकरण के लिए काम करें। सामाजिक न्याय की बात करें तो नैतिक सिद्धांत सामाजिक अन्याय को चुनौती दें और कमजोर और उत्पीड़ित लोगों की ओर से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करें। व्यक्ति की गरिमा और मूल्य। नैतिक सिद्धांत हर व्यक्ति का सम्मान और सांस्कृतिक और जातीय विविधता के प्रति सजग रहें। मानवीय रिश्तों का महत्व। नैतिक सिद्धांत मानव संबंधों के महत्व को पहचानने और महत्व दें और व्यक्तियों और समुदायों की भलाई को बढ़ाने के लिए इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करें। अखंडता। नैतिक सिद्धांत भरोसेमंद बने और पेशे के मिशन, मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों और नैतिक मानकों को बनाए रखें। और क्षमता। नैतिक सिद्धांत क्षमता के क्षेत्रों के भीतर अभ्यास करें, लगातार पेशेवर ज्ञान और विशेषज्ञता विकसित करें और पेशे के ज्ञान में योगदान करें। अर्थात व्यक्ति जब कार्य करता है तो इन सारी बातों को सोचकर कि मुझे किसके लिए, किस तरह की समस्या का निराकरण करने के लिए भूमिका निभानी है, उस व्यक्ति की गरिमा, उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए न्याय की बात हम सब एक साथ देखकर अगर कार्य करते हैं तो यही सच्चे अर्थ में समाज कार्य का मूल्य है। इसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए हैं, कुछ सिद्धांत भी विकसित हुए हैं। समाज कार्य के जब सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसमें पहला सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत, सोशल प्रिंसिपल। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें समाज कार्य में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आवश्यकता युक्त या समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए कार्य किया जाता है। समाज कार्य व्यवसाय के भी कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनका पालन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें स्वीकृति का सिद्धांत, यानी हम जिस व्यक्ति को सेवा देना चाहें उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। हम अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करें। जब कोई सेवा लेना ही नहीं चाहता तो हम सेवा क्यों दें, लेकिन जब कोई व्यक्ति सेवा लेना चाहता है तो उसकी स्वीकृति उसके साथ निहित है। इसलिए पहला जो सिद्धांत है वह है स्वीकृति का सिद्धांत।
स्वीकृति का अर्थ है सेवार्थी से उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही व्यवहार किया जाए और उसकी परिस्थिति के अनुसार ही उसके विषय में कोई विचार बनाया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों को एक दूसरे को परस्पर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। कार्यकर्ता को सेवार्थी की शक्तियों और कमजोरियों, उसकी सकारात्मक और नकारात्मक मनोभावों और भावनाओं और उसकी सृजनात्मक और विध्वंसकारी मनोवृत्तियों और व्यवहार के अनुसार ही उससे व्यवहार करना चाहिए। सेवार्थी को भी कार्यकर्ता को इसलिए स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए कि कार्यकर्ता ही वह व्यक्ति है जो उसको इसकी समस्या से बाहर निकालने में उसकी सहायता करेगा। यानी दोनों एक दूसरे के साथ स्वीकृति से जुड़ें और यही जो सोच है वो स्वीकृति सिद्धांत है। सेवार्थी चाहता है कि मेरी जो कठिनाइयां हैं, मेरी जो समस्या है, उनको दूर करने में अगर मैं स्वीकृति दूंगा तो यह व्यक्ति उसको दूर करने में मुझे मदद करेगा। और जो सेवा करने वाला व्यक्ति वो सेवार्थी से स्वीकृति लेकर उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर। दोनों के बीच स्वीकृति है, इसी को हम स्वीकृति का सिद्धांत कहते हैं। इसी तरह से संचार का सिद्धांत। संचार का सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रथम भेंट के साथ ही कर्ता और स्वार्थी में बातचीत की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उनमें विचार विमर्श की एक प्रक्रिया चलने लगती है। वे आपस में विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। इससे उनमें संचार प्रारंभ हो जाता है। यह तभी कार्य उचित रूप से हो सकता है जब सेवार्थी और कार्यकर्ता ऐसी भाषा और प्रतीकों का प्रयोग करें जो एक दूसरे को आसानी से समझ में आ जाए। अतः कार्यकर्ता को भी उसी भाषा में और बोली का प्रयोग करना चाहिए जो कि सेवार्थी द्वारा किया जा रहा है। इसको हम कहते हैं एक्यूरेट कम्युनिकेशन, सही संचार। अर्थात सेवार्थी जिस तरह की भावना से जिस भाषा का उपयोग कर रहा है उस भाषा का सही परिप्रेक्ष्य में सेवा करने वाले व्यक्ति अर्थ लगाए। हम कई बार कहते हैं किसी व्यक्ति को, व्हाट्स योर गुड नेम, आपका नाम क्या है? वो कहे मैं जोधपुर में रहता हूँ। इसका मतलब सही संचार नहीं हुआ। इसलिए सही संचार नहीं हुआ तो सही प्रत्युत्तर भी नहीं आया। अगर हम कहते हैं आपका नाम क्या, उसने कहा मेरा नाम ये है, मतलब सही संचार हुआ, दैट इज एक्यूरेट कम्युनिकेशन। तो जब एक्यूरेट कम्युनिकेशन होगा तो एक्यूरेट रेस्पॉन्स भी आएगा। तो दोनों के बीच संचार उस स्थिति में होना चाहिए कि जो सेवार्थी भाषा का प्रयोग या प्रतीकों का प्रयोग कर रहा है लगभग वही भाषा और वही प्रतीक सेवा करने वाले व्यक्ति की समझ में आ जाएं। तभी दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा और उस आदान प्रदान से ही सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति सेवार्थी की समस्याओं का निराकरण करके समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकता है। इसी तरह से वैयक्तिकरण का सिद्धांत। वैयक्तिकरण का अर्थ है प्रत्येक सेवार्थी के विशिष्ट और अद्वितीय गुणों को ज्ञात करना, समझना और सिद्धांतों एवं प्रणालियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की अलग अलग एवं विशिष्ट ढंग से सहायता करना जिससे वह उच्चतर समायोजन प्राप्त कर सके। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्यकर्ता ये स्वीकार करता है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो दूसरों से मिलती हैं, फिर भी व्यक्ति की कुछ अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो दूसरों में नहीं पाई जाती। यानी वैयक्तिक सिद्धांत जो है वो यह सिद्धांत है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना है, उसकी क्षमता को ध्यान में रखना है, उसकी सोच को ध्यान में रखना है, उसकी मानसिकता को ध्यान में रखना है। और उसी सोच, मानसिकता और उसकी मानसिकता के साथ साथ उसके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अगर हम सेवाएं देंगे तो हम सही अर्थ में सेवा का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए हालांकि हम जानते हैं कि व्यक्ति में कुछ सामान्य जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी होती हैं। इसलिए उन विशिष्ट विशेषताओं पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हम सही अर्थ में कार्य कर पाएंगे। इसके साथ गोपनीयता का सिद्धांत, मतलब हर बात को हमें गोपनीय रखना है, सबके सामने प्रकट नहीं करना। गोपनीयता का सिद्धांत समाज कार्य में कर्ता और सेवार्थी के बीच संबंधों की स्थापना एवं घनिष्ठता में अत्यंत सहायक होता है। सेवार्थी की अधिकांश समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं जिन्हें वह गोपनीय रखना चाहता है। अतः कार्यकर्ता से इस बात का आश्वासन चाहता है कि वह अपनी समस्या को लेकर
जो भी तथ्य प्रकट करेंगे उसे पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए। यह कार्यकर्ता का नैतिक और व्यावसायिक कर्तव्य है। कई बार हम ऐसे विषय पर काम करते हैं, जैसे हम करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण। जब हम बात करने के लिए जाते हैं महिला उत्तरदाता के पास, तो सबसे पहले हम उसको यह आश्वस्त करते हैं कि आप जो बात कहेंगे उसे हम गुप्त रखेंगे, अन्य व्यक्तियों के सामने उसको प्रकट नहीं करेंगे। तो हर सेवार्थी ये चाहता है कि मेरे द्वारा जो समस्या है या मैं जिसका निदान चाहता हूँ, उन बातों को जग जाहिर नहीं किया जाए, लोगों तक उसको प्रकट नहीं किया जाए, उसको गुप्त रखा जाए। तो यह जो गुप्त रखने की सोच है, यह गोपनीयता का सिद्धांत कहलाता है। फिर आत्मनिर्णय का सिद्धांत। समाज कार्य की सभी प्रणालियों में सेवार्थी के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को अत्यंत महत्व प्रदान किया जाता है। यह सेवार्थी का मौलिक अधिकार है कि उसे उसकी समस्या के अध्ययन, निदान और उपचार की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। उसे अपनी रुचि के अनुसार अपनी समस्या के समाधान का पूरा अधिकार है। उसे इस बात का भी अधिकार है कि वह कार्यकर्ता की सहायता स्वीकार करे या न करे। उसे अपनी समस्या का समाधान अपनी इच्छा के अनुसार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अर्थात सेवार्थी का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर सेवार्थी आपसे अपेक्षा करता है कि आप मुझे सेवा दें, हम स्वीकार करें। अगर वो चाहता है कि आप इन पक्षों पर मुझे सेवा न दें, हम न करें। यह उसका अपना आत्मनिर्णय, उसका सेल्फ अपना डिसीजन है कि मुझे सेवा लेनी है या सेवा नहीं लेनी है। अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत की आधारभूत सोच यह है कि कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी को देखकर या उसकी समस्या को जानकर तुरंत ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि तब तक उसे अनिर्णय की स्थिति में रहना चाहिए जब तक कि सेवार्थी की समस्या का समुचित अध्ययन एवं निदान न हो जाए। सामाजिक कार्यकर्ता को बिना किसी पक्षपात के व्यावसायिक संबंध को प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए उसे सेवार्थी के विषय में अच्छे या बुरे, योग्यता या अयोग्यता के रूप में धारणा कायम नहीं करनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ही हम समस्या को देखते हैं हम तुरंत निर्णय दे देते हैं। ऐसा न करें। कई बार तुरंत दिया गया निर्णय उसकी समस्या को और बढ़ा देगा। और इसके साथ साथ बायस भी नहीं होना है, अभिमतिपूर्ण व्यवहार भी नहीं करना है, और पहले से कोई धारणाएं प्रिज्यूम नहीं करें कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये व्यक्ति योग्य है या व्यक्ति योग्य नहीं है। इन सारी बातों से ऊपर उठकर हमें सेवार्थी को सेवा देनी है, और जब तक हम पूरे कारणों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो इस सिद्धांत बना है वो अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत, यानी आप तुरंत निर्णय नहीं करें, उस पर सोचें, मंथन करें, चिंतन करें, और उसके बाद उसका उपचार करने की बात सोचें। तभी सही अर्थ में हम कार्य कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्यकर्ता को इस बात के प्रति सावधान करता है कि वह सेवार्थी की समस्या को देखकर स्वयं उससे व्यक्तिगत एवं भावनात्मक लगाव का अनुभव न करने लगें। क्योंकि कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति है, इसलिए उसे व्यावसायिक ढंग से संबंध स्थापन की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा संभव हो सकता है कि सेवार्थी की समस्या एवं कार्यकर्ता की जीवन स्थितियों में कुछ समानता हो। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से सेवार्थी से कुछ जुड़ाव या अनुभव करने लगे, जो व्यावसायिक ढंग से समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध हो सकता है। अतः कार्यकर्ता को परानुभूति का उपयोग करते हुए अपने भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण रखते हुए व्यावसायिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वैज्ञानिक अध्ययन में, वो है व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता। हमें व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना है, हमको वस्तुनिष्ठ होना है। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, दूसरे को कहते हैं सब्जेक्टिविटी। हम उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं कर लें कि अरे ये तो मेरा अपना है। इस तरह की सोच हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ रहें। जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है उसे उसी रूप में ही ग्रहण करें
और उसी रूप में ही उसका निदान करने की सोचें। व्यक्ति के प्रति निष्ठावान होने की आवश्यकता नहीं है। यही बात नियंत्रित संवेग, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना है, जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम बात करते हैं सिद्धांतों की, तो उसके सिद्धांत को हमें सीखना होगा। जब व्यक्ति समाज कार्य की शिक्षा किसी संस्था में, किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में या किसी विश्वविद्यालय में प्राप्त करता है, तो वहीं पर उसका समाजीकरण होता है, वहीं पर उसे सीखने का अवसर मिलता है। और उस सीखने के साथ साथ उसे ये सिखाया जाता है कि जब वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देगा, तो उसे इन मूल्यों के अनुकूल आचरण करना है, इन सिद्धांतों को अपनाना है। तभी वह अपनी भूमिका को सकारात्मक दृष्टि से निर्वहन कर सकेगा। और अगर इन मूल्यों के प्रति वह सावचेत नहीं है, मूल्यों के प्रति आश्वस्त नहीं है, सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करने की उसकी सोच नहीं है, तो वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका सही परिप्रेक्ष्य में नहीं निभा पाएगा। इसलिए आवश्यकता है सामाजिक कार्यकर्ता को समाजीकरण के दौरान इन सारी चीज़ों को सीखने की। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि समाज कार्य ने एक व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में पिछले कुछ दशकों में अपनी सूचना स्थिति बना ली है। इससे अपनी विशिष्ट सिद्धांत, मूल्य और कार्यप्रणाली हैं, जिसकी सहायता से यह व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है। समाज कार्य में प्रजातांत्रिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की इच्छाओं को महत्व देता है और उसकी समस्या का समाधान उसी की इच्छा के अनुसार करना होता है। समाज कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की संस्कृति उनकी अभिरुचि एवं इच्छा के अनुरूप ही हो। समाज कार्य सभी व्यक्तियों के मूलभूत मानवीय अधिकारों का समर्थन करता है। वह सामाजिक डार्विनवाद को अस्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि समाज कार्य का यह विश्वास है कि सभी मानव जातियों में समानता और प्रतिष्ठा के आधार पर आपसी सहयोग एवं स्नेह होना चाहिए। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता समाज कार्य के यंत्रों पर, विधियों एवं कार्यप्रणालियों का उपयोग करके समस्या के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, भूमिका निभा सकता है। यानी समाज कार्यकर्ता सामाजिक पृष्ठभूमि में, सांस्कृतिक पर्यावरण में और उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब सेवार्थी के साथ संबंध बनाता है, तो उन संबंधों के साथ सामाजिक न्याय हो, उसके साथ मानव अधिकार हो और उन समस्याओं के प्रति सकारात्मक सोच हो, जिससे कि वह सही रूप में सेवार्थी को अपनी सेवा देकर समस्याओं को दूर कर सकें। और इस सेवा के लिए उसके साथ मूल्यों का और सिद्धांतों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वो मूल्यों के अनुकूल आचरण करेगा, उन सिद्धांतों के मार्ग पर चलेगा, तो वह लक्ष्य तक सुगमता से पहुंच सकता है।